हेलो। कैसे हो दोस्तों? बिंदास। चलिए, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं ऑब्जेक्टिव कैसे याद करें फॉर बोर्ड एग्जाम्स। ये बहुत बड़ी समस्या सामने आई है। बच्चों के ढेर सारे मैसेजेस, कॉल और कुछ लोगों ने तो कोचिंग संस्था में आकर के ये बात कही कि सर पेपर बहुत अच्छे जा रहे हैं। ठीक है, थियोरिटिकल में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है उसमें दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि मटेरियल बहुत ज़्यादा है, उसमें से क्वेश्चन कैसे याद करें। जनरली बच्चे ऑब्जेक्टिव याद करते हैं, ठीक, वो उनके पास जो बुक्स होती है उसमें से सीधा याद करते हैं, तो वो बड़ा कठिन तरीका है क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज़्यादा। तो मैंने आज आपके लिए एक अच्छा फॉर्मेट तैयार किया है और बहुत प्रैक्टिकली प्रूव्ड फॉर्मेट है। मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको पक्का याद भी रहेंगे और आपके ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा सही होने के चांसेस बनते हैं। फॉर्मेट क्या है? आपको करना क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कम समय में याद रहें और ज़्यादा समय तक याद रहें। तो उसके लिए चलो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं अपन। हम कर सकते हैं कि एक इस तरीके का नोट्स तैयार करना है। नोट्स कैसे? यानी उसमें आप लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 टाइप की चीजों को छोटी सी कॉपी में अपने हाथों से लिखिए। पहली बात तो ऑब्जेक्टिव ऐसे जो लोग बालकनी में पढ़ते रहते हैं ना, छत पर कभी भी ऐसे ऐसे घूम घूम के अपना निकालेगा, ये पैटर्न बंद कर दीजिए। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव याद नहीं किए जा सकते, पहली बात। और दूसरी चीज ये भी समझो कि याद नहीं करते ऑब्जेक्टिव को, समझना पड़ता है। तो समझना भी है, लंबा याद भी रहे तो कैसे रहेगा कि आप एक ऐसी कॉपी बनाएंगे जिसमें छोटी छोटी डेफिनेशंस जो एक एक लाइन की होती हैं, 1.5 लाइन की होती हैं, उनको सबको लिखोगे। एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे क्या कहते हैं, 1 मोल विलय को जब 1 लीटर विलयन में घोलते हैं तो इसे विलयन की मोलरता कहते हैं। when 1 mole of solute is dissolved in 1 liter of solution is called molarity। तो इसमें क्या होगा, ये स्टेटमेंट आ जाएगा और ऊपर लिखा होगा इज कॉल्ड, नीचे 4 आंसर लिखे होंगे, मोलरिटी, मोलेलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। ठीक, अगर मान लो ऐसे नहीं आया, जो फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया, तब भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स मतलब कथन, कथन का मतलब होता है, कथन का मतलब होता है कि कोई नियम है, लॉ है, उनके कथन। ठीक, तो लॉ यानी उनके कथन आपको याद हो, सारी छोटी छोटी परिभाषाएं आपको याद हो, और ये परिभाषाएं आपको अलग से पूरी केमिस्ट्री की एक कॉपी में लिखनी है। आप बोलोगे सर ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं नहीं, आप उनको ऐसे बना के लिखिए जो एक एक 1.5 लाइन में हो सकता है, हो जाता है ऐसा। ठीक, और ज्यादा सटीकपन देखना है आपको तो बुक्स के पीछे एक समरी करके लिखा होता है, वहां एक एक 1.5 लाइन में वो डेफिनेशन लिखी होती है। ठीक, तो स्टेटमेंट और डेफिनेशन आपको वहां से मिल जाएंगी, वो पढ़ना है। ठीक, दूसरे नंबर पे आते हैं एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण। ठीक, उदाहरण, अब जितने भी उदाहरण है उनको याद रखिए। अब आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव याद कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव याद नहीं करना है, आपको एग्जाम्पल्स याद रखना है। कैसे भाई? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल्स क्या है, मतलब अणुसंख्या गुणधर्म के एग्जाम्पल्स क्या है? तो आंसर आएगा बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब, यानी लोअर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मेटिक प्रेशर। तो ये 4 याद कर लीजिए यहाँ पर। अब इनको अगर आप ऑब्जेक्टिव में जाओगे तो ये 50 जगह अलग अलग मिल जाएगा। विच वन इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, निम्न में से अणुसंख्या गुणधर्म है, तो भाई ये 4 याद कर लिए, जो मिल जाएगा टिक कर दो। तो ऑब्जेक्टिव याद नहीं करना, आपको एग्जाम्पल अच्छे से याद करना है। ठीक, तो ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक ही चीज दी है। तो केमिस्ट्री में जितनी जगह भी उदाहरण आते हैं वो सारे उदाहरणों को एक अलग से लिख लीजिए कि ये भाई ये 4 इस चीज के उदाहरण है, ये 3 इस चीज के उदाहरण है, पॉजिटिव डेविएशन ये धनात्मक विचलन के ये उदाहरण है, ऋणात्मक के ये हैं, विसरण का ये है, परासरण का ये। तो सारे एग्जाम्पल्स एक अलग 5 6 पेजों में आ जाएंगे, 4 पेजों में आएंगे। कोशिश करिए इस तरीके से पढ़ोगे, गारंटेड याद रहने वाला है पक्का, और रिवीजन भी जल्दी होता है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा है फॉर्मूला। फॉर्मूला मतलब आपके हो गए सूत्र। जितने भी फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को अलग से लिख लीजिए। मूलरता का जे m इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, 1/1/v/s, मोलेलिटी का अलग, फॉर्मेलिटी का अलग। इस तरीके से जितने भी न्यूमेरिकली फॉर्मूले हैं आपके पास, उन सारे फॉर्मूलों को भी आप अलग से लिख सकते हैं।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाओगे तो कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक, उनको आप अलग से लिख लीजिए। मेटलर्जी में जाओगे तो कुछ ऑक्साइड्स वगैरह के फॉर्मूले हैं, एसिड बेस के फॉर्मूले हैं, उनको अलग से लिख लीजिए। यानी फॉर्मूलों की एक लिस्ट अलग से बनाइए, लगभग 50, ज्यादा 60 70, इससे ज्यादा तो नहीं निकलेंगे ना। इनको अलग से लिख लो, एक बार लिख लिए, लिखते लिखते से याद हो जाएगा, और बाद में आप इसका रिवीजन भी करोगे तो फॉर्मूले दिमाग में छपे रहते हैं। तो वहां पर जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होगे, अगर आपसे कोई फॉर्मूला पूछा जाएगा तो बहुत इजीली आप क्लिक कर पाते हो। ठीक, अभी क्या कर रहे हो, अभी आप एक ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हो डेफिनेशन का, दूसरा ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला पूछता है, तीसरे में यूनिट पूछ लेता है, फिर डेफिनेशन आ जाती है, तो कचरा हो रहा है। तो कचरा नहीं करना है आपको, क्या करना है, सेपरेट करना है सबको। ठीक है दोस्त, आगे फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू मतलब जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, एफ की वैल्यू होती है 96500 कूलम, ठीक। तो ऐसी फिक्स्ड वैल्यू होती है, कैपिटल आर की वैल्यू होती है, कैपिटल एफ की वैल्यू होती है, मोलरिटी ऑफ वाटर फिक्स्ड है। तो जितनी वैल्यू फिक्स्ड है आपके सिलेबस में, उनको एक बार सरसरी नजर से देखिए कि आपके नोट्स में कितनी जगह ऐसी वैल्यू है जो फिक्स्ड है, जो बदल नहीं रही है, उनको अलग से लिख लीजिए। ये भी आती है, एक आध क्वेश्चन तो पक्का आता है, ठीक। तो ये डन हो जाएगा। नेक्स्ट, फिक्स्ड वैल्यू का मतलब होता है यानी नियतमान। नियतमान का मतलब जो नहीं बदलते, यानी फिक्स्ड हो गया, नियतांक। रिलेशन का मतलब होता है संबंध। संबंध यानी रिलेशन, जैसे मोलरिटी नोरेमेलिटी में संबंध क्या है, ठीक। आणविक चालकता तुल्यांकी चालकता में संबंध क्या है, ठीक। सेल कांस्टेंट और तो विशिष्ट चालकता में क्या संबंध है, यानी रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट। ऐसे ढेर सारे रिलेशन मिलेंगे, तो उन सारे रिलेशनों को अलग से आपको लिखना है। आपको पूरी केमिस्ट्री उठा के देखनी है कि इसमें कितनी जगह संबंध पूछे गए हैं, तो उन सारे संबंधों के छोटा छोटा सा हेडिंग डालिए, उसके आगे उनके फॉर्मूले लिख दीजिए, तो रिलेशन आपको याद हो जाएंगे। यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। फिर आता है यूनिट। यूनिट का मतलब होता है इकाई, ठीक। कितनी जगह यूनिट्स यूज हुई हैं आपकी पूरी केमिस्ट्री में, तो उन इकाइयों को आप अलग से लिख लो। पक्का गारंटेड कह रहा हूं, इन्हीं में से क्वेश्चंस बनते हैं। 80%, 80% कह रहा हूं, 80% ऑब्जेक्टिव इन्हीं चीजों से बनते हैं। बाकी के 10-20% जो ऑब्जेक्टिव बचे, वो क्या करते हैं, वो लोग वैल्यूज देख लेते हैं, फॉर्मूले पर आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछ लेंगे, ठीक है। तो उनको छोड़ दीजिए, 80-90% बहुत होता है। आप उनको अलग अलग पढ़ रहे हो इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। आपको यूनिट्स अलग लिख लेनी है सबकी, हर यूनिट में। जैसे पहली यूनिट में भाई पता चला मोलरिटी की इसमें देख लीजिए, नेक्स्ट चले गए, बाद में पता चला कि ऑस्मोसिस की में क्या है, और में जाके के अब आणविकता की क्या है, कोटि की क्या है, तो इन सब की यूनिट्स होती हैं। ऐसे आपको देखना है कि पूरे केमिस्ट्री के अंदर ऐसे कितने टॉपिक्स हैं जिनकी कोई इकाई होती है या जिनकी कोई यूनिट होती है, इंग्लिश में कहते हैं, ठीक। उनको आपको सेपरेट लिखना। और लास्ट में कंडीशंस। कंडीशंस जैसे हाइड्रोजन, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, इसके लिए होता है 298 टेम्परेचर, ठीक। उसके बाद में आएगा 1 ATM प्रेशर, और तीसरा आएगा कंसंट्रेशन में 1 मोलर, ठीक। तो ये कंडीशंस भी पूछते हैं कि ये काम कौन सी स्थिति में होगा, तो कभी कभी कंडीशन भी आपसे पूछी जाती है। तो पूरी केमिस्ट्री के अंदर एक बार पलट के ये भी देखिए कि कहाँ कहाँ कुछ सीमा लिमिटेशंस हैं, कहाँ कहाँ कुछ कंडीशंस दी हुई हैं कि ऐसा तभी होगा, ऐसी स्थिति। जैसे राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियम की स्थिति है, राउल्ट के नियम में जैसे सॉरी आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन की स्थिति ये है कि वो ये डिसाइड करता है कि राउल्ट का लॉ फॉलो हो तभी आदर्श होगा, तो ये उसकी कंडीशन है। तो ऐसी कंडीशंस 10-20 निकलेंगी, मुश्किल से 10 निकलेंगे, इससे ज्यादा नहीं निकलेंगी। उन कंडीशंस को आप सेपरेट लिख लीजिए। तो टोटल कितने पॉइंट हो रहे हैं जी, 8 पॉइंट हो रहे हैं। मेरा विश्वास मानो दोस्त, अच्छे बच्चों की तरह इस तरीके से अपनी जिंदगी के 5-6 घंटे दे दो, पूरी केमिस्ट्री को सामने रखो, सब भूल जाओ। आप लोग क्या कि एकदम सलाद बना रहे हो, ऐसा नहीं। आप ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहे हो ना, तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए 5-6 घंटे अलग दो, आज ही दो ये वीडियो देखने के बाद, और जैसे मैं कह रहा हूं वैसे काम करो, पक्का आपको प्रॉफिट होगा और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने। अगर आपने
जैसा चल रहा है वैसे ही कि ये परीक्षा बोर्ड में से घुटने लगे हो, अध्ययन में से, कभी बुक में से, कभी कुछ, कहीं यहाँ से छांट रहे हो, कहीं वहां से, तो निश्चित तौर पर आपको तकलीफ होने वाली है, या आपका एग्जाम ठीक नहीं जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मेरे ऊपर भरोसा करते हो तो ऐसा करिए, कन्फर्म आपको अच्छा लगेगा। इसी उम्मीद के साथ, अच्छा लगा हो ये तरीका आपको तो दोस्तों तक भेजिए, लाइक शेयर कमेंट करिए, और कमेंट किया करो, क्योंकि आप लोगों के जो कमेंट्स रहते हैं उनसे मुझे ऊर्जा मिलती है। मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच।